नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। पात्रा चौल के भ्रष्टाचार में संजय राउत ईडी की कस्टडी में भेजे गए हैं। 4 अगस्त तक संजय राउत ईडी की रिमांड में रहेंगे, ईडी के सवालों का सामना करेंगे। पीएमसी घोटाले की जांच की आंच पात्रा चौल तक आ चुकी है। हजारों करोड़ के घोटाले के इस खेल में कौन कौन शामिल हैं? ईडी की जांच के दायरे में अगला नंबर किसका होने जा रहा है? कल से लेकर आज तक संजय राउत से ईडी कई घंटे की पूछताछ कर चुकी है और इस वक्त संजय राउत ईडी की कस्टडी में है। संजय राउत मौन है। ईडी कह रही है राउत सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई से उद्धव ठाकरे की बौखलाहट साफ दिख रही है। ईडी के एक्शन को मोदी सरकार की दमनकारी नीति बता रहे हैं। अपना वक्त आने पर बदले की चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, हजारों करोड़ के इस पात्रा चौल घोटाले में कौन कौन शामिल है? घोटाले के पैसों में कौन कौन भागीदार है? संजय राउत ईडी की गिरफ्त में आ चुके हैं और अब अगला नंबर किसका है? क्या ईडी की कार्रवाई सियासी बदले की भावना से की जा रही है? विपक्ष के इस सवाल की भी बात होगी, लेकिन उससे पहले उद्धव ठाकरे की बात आपको सुनवाते हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं जमाना एक सा नहीं रहता। शक्ति का उपयोग किया जा रहा है और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं। सारे लोगों के लिए दिन जो रहते बदलते रहते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन। अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। तो मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए। हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो। जिसको प्रजातंत्र कहते हैं, जरा मतलब पूर्ण तरीकों से उसे प्रजातंत्र कहते हैं। ये अगर आप ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो फिर प्रजातंत्र कहाँ रहा? तो आपने उद्धव ठाकरे को सुना। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी, इंतखाब फारूकी, नेता शिवसेना, इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं महेश चौहान, प्रवक्ता एनसीपी, मान सिंह यादव, पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर ईडी। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले इंतखाब फारूकी जी, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। प्रजातंत्र का जिक्र करते करते उद्धव जी ये क्या कह गए कि जमाना एक सा नहीं रहता? लोकतंत्र में धमकी की गुंजाइश तो नहीं होती सर? ये प्राची जी, जिस तरीके से उद्धव संजय राउत जी को के घर पर जो ईडी ने अपना जिस तरीके से जाकर और उन्हें ले जाया गया, हम आपसे बताना चाहेंगे कि उन्होंने 7 अगस्त तक का समय मांगा था कि हमें थोड़ा सा 7 अगस्त तक का समय दीजिए, हम आकर जो भी सवाल रहेंगे उसका पूरा जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि उससे पहले आकर उन पर इस तरीके से कार्रवाई करना, ये एक बात सोचने की है। और ऐसा नहीं कि इससे पहले उनको नोटिस नहीं आई, उनको बिल्कुल नोटिस आई थी और उन्होंने जाकर अपना जवाब दिया। लेकिन क्योंकि इस समय में वो अब शिवसेना के एक प्रमुख तौर पर एक आला कमान के नेता है शिवसेना के, और उनपे भी काफी अभी उनके कंधों पर भी जिम्मेदारी है इस समय में, शिवसेना को किस तरीके से मजबूत करना है, आगे लाना है। तो इस समय में ये सारे काम के बीच में इन चीजों को भी अटेंड करना है, इसके लिए उन्होंने समय मांगा था। लेकिन जिस तरीके से कल जो भी उन पर कार्रवाई हुई, इसका हमें अभी आगे देखना है कि जो भी चीज होगी, हमें कानून पर पूरा भरोसा है और वो जल्दी छुटकर वापस आ जाए। कानून पर भरोसा है तो इस बयान का क्या मतलब है कि जमाना एक सा नहीं रहता, दिन बदलते हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो कहीं हर किसी को लग रहा है कि जिस तरीके से उन पर यह कार्रवाई हुई है, ऐसा लग रहा है कि देखिए किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, और अगर वो गुनहगार है तो उसमें जो भी है अदालत पे हमें पूरा भरोसा है, कानून पर भरोसा है, और जो होगा वो हम सबके सामने आएगा। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले क्लीन चिट अगर नेताओं को दे देंगे तो सवाल खड़ा होगा। प्रेम शुक्ला जी, जमाना एक सा नहीं रहता, दिन बदलते हैं, उद्धव ठाकरे साहब कह रहे हैं। आप ही की तरफ इशारा है और आप ही के लिए चेतावनी कह लीजिए, धमकी कह लीजिए। देखिए, किसी कौन गुनाहगार है कौन बेगुनाह है, यह तय करना किसी पार्टी के पक्ष प्रमुख का दायित्व नहीं है, न उनका अधिकार क्षेत्र है। यह अधिकार क्षेत्र तय करने के लिए हमारे यहाँ न्यायपालिका है और वो न्यायपालिका बेहद चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ है।
ऐसे में क्या श्रीमान उद्धव ठाकरे को भारत की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है? जब भारत की न्यायपालिका में ये मामला गया हुआ है, जब ईडी जो है वो जवाबदेह है न्यायपालिका के लिए, अगर ईडी किसी पर गलत कार्रवाई करेगी तो निश्चित तौर पर उसका संज्ञान न्यायपालिका लेगी, और इनके पास तो वकीलों की बड़ी बड़ी फौज है। अब वो फौज आकर वहां सिद्ध कर दे, इस तरह का पत्रकार सम्मेलन करके लोगों को धमकाइयां चमकाइयां करके क्या हासिल करेंगे? या तो याद ही है कि इनके कार्यकाल में किस तरह से जो है अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई हुई और सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमान उद्धव ठाकरे की सरकार को उसके लिए फटकारा। इनके कार्यकाल में किस तरह से एक फिल्म तारिका के खिलाफ कार्रवाई हुई और उसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने भयंकर तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार को फटकारा। तो ये इस तरह की कार्रवाइयां, नवनीत राणा के खिलाफ किस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह का मामला कर दिया। तो जो जिस तरह का काम करता है उसको लगता है कि दूसरे भी वैसे ही काम करते होंगे। ठीक है। हर अपराधी दूसरों को अपराधी समझने की गलती करता है। यहाँ पर जो भी कार्रवाई है वह तथ्यों के आधार पर है। ये तथ्यों के आधार पर कार्रवाई नहीं प्रेम होगी। शुक्ला जी, वो जैसे टाइमिंग आपको को लेकर फटकार सवाल लगी, खड़े उस कर रहे हैं। तरह उद्धव की फटकार ठाकरे, लग आदित्य जाएगी। ठाकरे कह रहे हैं कि आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, क्योंकि राज्यपाल ने जो बयान कौन दिया सा उस बात का मुद्दा? विरोध कर रही थी शिवसेना, तो आपने भटका दिया, शिफ्ट कर दिया मुद्दा, उसका और आप विरोध- ईडी की उसका एंट्री विरोध आपने तो करा दी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी किया है। उसका विरोध तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी किया। तो उसका क्या लेन देन? इनको प्रवर्तन निदेशालय की नोटिस कब की है? प्रवर्तन निदेशालय ने इनके सहयोगी साथी प्रवीण राउत को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया है, और उसके एचडीआईएल के जितने भी लोग हैं वो 1.5-2 साल से जेल में है। तब क्या हुआ था मुझे बताएंगे जरा कि भाई एचडीआईएल जिसने पत्राचाल को डेवलप करने में जिस कंपनी को एफएसआई मिली, और कृपा करके आदरणीय उद्धव ठाकरे बताएं, जो 684 टेनेंट है जो महाडा में अपना घर जिनका था, जिनके घरों को गिरा दिया गया, और 15-16 वर्षों से 2008 से 2022 14 वर्षों से वो उनको ना अपने घर का किराया मिल रहा है, उनका घर वापस मिल रहा है। हाँ। उनके प्रति कोई जवाबदेही उद्धव ठाकरे की है कि नहीं है? मराठी मानुस को इस तरह से उत्पीड़ित करना, क्या यही काम शिवसेना का रह गया है? ठीक है कि प्रेम मराठी शुक्ला मानुस जी, को आप कह रहे बेघर हैं कर दिया कि जाए? घोटाला वहां पर हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। इंतखाब फारूकी जी, आप छोटा सा जवाब दीजिएगा, और भी मेहमान है, फिर उनके पास जाऊंगी। प्राची जी, देखिए, हम सब ने देखा है कि कुछ दिन पहले हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर जो थे, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरे महाराष्ट्र में एक बवाल जैसा खड़ा हो गया। हमें ऐसा लगता है कि उसी के कुछ दिनों बाद इस तरीके का एक डिसीजन, एक हमारे सामने एक चित्र आता है कि संजय राउत जी के घर पर ईडी की रेड होती है। क्या हमें ये ऐसा समझना चाहिए कि ये मन हटाने के लिए या मन भटकाने के लिए ये फारूकी सारी साहब, चीजें देखिए, उनको पहले होती समन है? भेजे जा चुके थे, ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। आप इसे जोड़ देते हैं किसी और दूसरे मुद्दे से, गलत है ना? आप कैसे किसी केंद्रीय एजेंसी की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े कर देते हैं? सचिन सावंत जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ। सचिन सावंत जी, ये ईडी अगर कोई कार्रवाई करने चलती है, प्रदेश कोई भी हो, इतना हो हल्ला क्यों मच जाता है? धमकी भी निकल कर आ जाती है सामने। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि लोकसभा में और राज्यसभा में जो जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वयं दिया है कि लगभग 5,400 मामले दर्ज हो चुके हैं और सिर्फ 23 मामलों में दोषी पाया गया है। और पूरी तरह से गए 8 वर्ष में हमने देखा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विरोधक हैं, जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, उन्हीं के ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है। अब जो इस तरह से अभी महाराष्ट्र में देखा जाए तो 2 चीजों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। मैं प्रेम शुक्ला जी को भी सुन रहा था, उन्होंने यही पत्राचाल का मामला बताया और उन्होंने कहा कि मराठी मानुस को जगह देने के लिए ये लोगों ने जो देना चाहिए था उसके बजाय उन्होंने घोटाला कर दिया। तो जिस कंपनी ने घोटाला किया है वो एचडीआईएल कंपनी के जो मालिक है वो अभी जेल में है, और उसी एचडीआईएल कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 28 करोड़ डोनेशन लिया है। तो क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? अब भारतीय जनता पार्टी के नजदीक की एक सांसद है, वही एक पीएमएलए घोटाले में जो एक आरोपी था, जो दाऊद गैंग से संबंधित था, उससे 80 लाख रुपया वो बाकायदा दिखा चुकी है कि उसने लोन लिया है। तो वो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? तो ये दूसरी ओर ये पूरी ईडी की कार्रवाई की वजह से अभी सत्तांतर हुआ है महाराष्ट्र में। ये कोई हिंदुत्व का चमत्कार नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी का ईडितकार था जिसकी वजह से ये सत्तांतर हो चुका है। तो जिनके ऊपर, जिन विधायकों के ऊपर, जिन नेताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, आज उन्हीं का समर्थन लेते हुए इनको शर्म नहीं आती।
क्योंकि ये पूरी तरह से लज्जाहीन हो चुके हैं और इनको ईडी की कार्रवाई इसीलिए की जाती है क्योंकि विरोधकों की आवाज को बंद करना है। तो यहाँ संजय राउत जी के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो पूरे देश भर में जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। नहीं देखिए, तो निश्चित तौर सचिन पर सावंत आज जी, दो उसी कानून हो महाराष्ट्र चुके में हैं। हमने देखा था फिर कैसे कार्रवाई हुई थी, चाहे नवनीत राणा को ले लीजिए, चाहे उनके पति का केस आप ले लीजिए, चाहे आप एक्ट्रेस कंगना रनौत की बात ले लीजिए कि तब क्या कार्रवाई हुई थी और तभी भी इसी तरीके के आरोप लगे थे। हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता भी मौजूद है, महेश चौहान जी। महाराष्ट्र में अगर ईडी काम कर रही है, ईडी अगर जा रही है, अगर किसी को समन भेजने के बाद वो आ नहीं रहा, ईडी उसे गिरफ्तार कर रही है, दिक्कत क्या है? सच्ची तो बाहर आएगा, आने दीजिए। प्राची जी बिल्कुल सही है, अगर ईडी प्रामाणिकता से काम करती है तो ईडी को काम करने दीजिए, इस पर कोई आपत्ति होने का सवाल ही नहीं उठता। ईडी एक स्वतंत्र यंत्रणा है, स्वायत्त यंत्रणा है। उन्होंने काम करते हुए सिलेक्टिवनेस नहीं दिखाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि क्यों ईडी सिलेक्टिवली काम कर रही है, क्यों ईडी चुनिंदा गैर भाजपा के लोगों पर ही एक्शन ले रही है। आप देखिए पूरे भारत में 1300 से ज्यादा भाजपा के विधायक हैं, 303 उनके सांसद हैं, राज्यसभा के उनके सदस्य वो 90 से ज्यादा है। तो ये सब लोग 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो ये ऐसा कहना चाहते हैं ईडी कि ये 18 राज्यों में जहां पर भाजपा के राज्य है, उनकी सत्ता है, वहां पर बिल्कुल करप्शन नहीं है, वहां के उनके भाजपा के जो विधायक है, सांसद है, वो बिल्कुल मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करते। ऐसी बात है तो ईडी ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए या भारत के प्रधानमंत्री ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए कि भाजपा के 18 राज्यों में और केंद्र सरकार में बिल्कुल करप्शन नहीं है और उधर मनी लॉन्ड्रिंग होता नहीं है। हमारा सवाल सिर्फ इतना ही है, अगर ईडी सही तरीके से काम करती है तो महेश चौहान जी, अगर आपको लगता है किसी और स्टेट में करप्शन हो रहा है, आप ही के स्टेट में अब जो सरकार है वो करप्शन करेगी, तो आपके पास भी तो न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, आप अपने जितने सबूत हैं वो पेश कर सकते हैं। मैं मान सिंह यादव जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन फारूकी साहब आपसे लेना चाहूंगी कि अगर ईडी ने कार्रवाई कर दी, अगर ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ हो रही है, सच बाहर आ जाएगा, और अगर झूठ बोल रहे हैं बीजेपी, अगर झूठ बोल रही है या ईडी अगर झूठ बोल रही है, अगर ये बना बनाया केस है, तो फिर सच का सच आने दीजिए ना बाहर, पर्दाफाश होने दीजिए। देखिए, अभी क्योंकि संजय राउत जी ऑलरेडी ईडी की कस्टडी में है और जो भी अभी उनके सवाल रहेंगे वो अपना खुलकर बताएंगे उनके सामने, और जो भी बातें रहेगी वो बिल्कुल हमारे सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि गैर कानूनी तरीके से उनको भी रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। जो सामने आएगा वो बिल्कुल बातें सामने आएगी। लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा प्राची जी कि हमें महंगाई और रोजगारी, इन चीजों को छोड़कर जब हम बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो इन चीजों से हम हटकर सिर्फ एक ही चीज हमारे सामने नजर आ रही है। और जहां पर महंगाई की बातें हैं, आज कोरोना काल के बाद में लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बढ़ चुके, लोगों के पास पैसे नहीं है। इसमें हमें महंगाई के बारे में फारूकी जी वो एक अलग मसला है, उस पर भी आप चर्चा कर लीजिए, उस पर आप सवाल पूछ लीजिए सरकार से। लेकिन अगर आपके अंदर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है आपकी सरकार के अंदर और उजागर हो रहा है, ईडी को लग रहा है कि उसके पास सबूत हैं, तो आप कार्रवाई होने दीजिए ना, हा हुल्ला क्यों करने लगते हैं? देखिए, एक पार्टी के बड़े आलाकमान नेता है, उनके लिए जो हमारी शिवसेना की जो जनता है महाराष्ट्र में, आप जानते हैं कि शिवसेना बहुत मजबूत है और जो उनके कार्यकर्ता है वो बिल्कुल सब उनके लिए बाहर निकल कर आए हैं, उनके सपोर्ट में आए, उनके समर्थन में। और क्योंकि शिवसेना एक मजबूत पार्टी है तो अपने नेता के लिए बाहर आकर अपने नेता के बचाव के लिए बिल्कुल वो बाहर आएंगे। और जो आपको देखने मिला वो हम सबके सामने था, क्योंकि वो एक हमारे नेता है। आपके बयानों में कॉन्ट्रडिक्शन है फारूकी साहब, इसीलिए मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ। एक तरफ आप प्रजातंत्र पर भरोसे की बात करते हैं, एक तरफ आप लोकतंत्र पर भरोसा दिखाते हैं, दूसरी तरफ आप कह देते हैं कि ये तो बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चलेगा ना। मानसिंह यादव जी, एक छोटा सा जवाब आप दे दीजिए। मैं आ रही हूँ सचिन सावंत जी आपके पास। ये ईडी पर बार बार, जो ईडी की ट्रांसपेरेंसी पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं, राजनीतिकरण का आरोप लगाया जाता है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कितना फर्क पड़ता है इन तमाम चीजों का ईडी पर? हाँ, मैं कोई पॉलिटिकल उसमें स्टेटमेंट कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि जो भी ईडी के पास मैटर आता है उसमें ये जो जिस तरह के प्रेशर्स हैं इनका कोई मतलब नहीं रहता है। इनफैक्ट मेरे पास जो सबूत हैं, सबूत के बेस पे मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूं। अगर मान लीजिए किसी को ऐसा लगता है कि उसको बेवजह तंग किया जा रहा है या फंसाया जा रहा है, तो उसके आगे एक प्रक्रिया कोर्ट की होती है।
अगर ऐसा लगता है कि इनके पास कुछ एक ऐसे एविडेंसेस है इनकी सपोर्ट के अंदर, तो डेफिनेटली जब इसका प्रोसिक्यूशन फाइल होगी, कंप्लेंट फाइल होगी कोर्ट के अंदर पीएमएलए में, तो वहाँ पे दे सकते हैं। ईडी कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है किसी को पनिश करने में, ये केवल और केवल एक इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर ऐसा लगता है इनको कुछ इनके साथ जाती हो रही तो रिप्लाई करो। और दूसरा, जैसे मैं सुन रहा था कि संजय राउत जी को मेरा ख्याल से पहले समन्स मिले हैं, उसके बाद दोबारा से मिला है, वो ज्वाइन नहीं किया उन्होंने इन्वेस्टिगेशन, तो ऑब्वियसली ईडी को ये लगता है कि अवॉइड कर रहे हैं। और उस कंडीशन के अंदर ये ईडी को अधिकार है कि उनकी कस्टडी इंटरोगेशन की जाए, वो कर रहे हैं। इसमें कोई उनके साथ बदतमीजी या इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। वो अपनी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। यही तो एक चांस है एक्चुअली। एक जो भी आदमी अक्यूज्ड कर दिया उसको डिफेंस करने का अधिकार होता है, और वो कर रहा है। इसमें आगे की कार्रवाई कोर्ट देखेगा। अगर मान लीजिए कंप्लेंट फाइल करती है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये निर्दोष हैं, तो छोड़ेगा कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि ईडी को अपना काम करने दीजिए, और अगर किसी पर आरोप लगाए तो उसके पास भी ये मौका है कि वो अपने आरोपों को यहाँ पर झुठला सके, अपना सच सामने ला सके। आप जवाब दीजिए सावंत जी, फिर प्रेम शुक्ला से रिएक्शन लूंगी। देखिए प्राची जी, मैं ये मतलब आपको गए बीते 8 वर्ष में देखा होगा कि सभी कार्रवाइयां ये बाकी की जांच एजेंसी नहीं करती, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है। इसका कारण ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का लॉ बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, जिसमें बेल नहीं मिलती। 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा था कि इनको बहुत सारे अधिकार हैं, तो ये अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग जो जिसके लिए ईडी बनाई गई, वो इंटरनेशनल जो परिप्रेक्ष्य में, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो लॉन्ड्रिंग होती है मनी की, उसके लिए बनाई गई थी। अगर करप्शन के बारे में अगर जांच करनी तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है यहाँ देश में, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्यों सीबीआई की कार्रवाई नहीं होती, ईडी की कार्रवाई क्यों होती है? अगर ईडी की कार्रवाई करनी है तो भारतीय जनता पार्टी वहां जाकर, जहां वेश्यालय चला रहा था उसके पास हो, या जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी वहां हो, या बार के लिए जो लाइसेंस किया गया सावंत जी, सीबीआई का इस्तेमाल इससे पहले की सरकारों में कैसे हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी हम सबको याद है, जब सीबीआई को तोता कह दिया था। तो सर देखिए, दूध का दूल्हा तो कोई नहीं है। तो कह दिया तो आपने इसको तोता नहीं है, आपने तो सर दूध का दूल्हा कोई नहीं है। आरोप तो आप पर भी लगे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपको अपने अंदर के दाग क्यों नहीं दिखते, बताइए जरा इनको। देखिए, संकट ऐसे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया किसने? तो यूपीए की सरकार ने बनाया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस कब के हैं? यूपीए के कार्यकाल के हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जब बनाया तो प्रवर्तन निदेशालय को अधिकार किसने दिए? क्यों दिए गए? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग बड़े पैमाने पर देश के भीतरी आर्थिक व्यवहारों में भी हो रही थी, और जो विदेशी व्यवहार थे उसमें भी हो रही थी। आतंकवादी धन का भी इस्तेमाल हो रहा था। अब अगर एक क्राइम हुआ है जिस क्राइम में बड़ी चीटिंग हुई है, 684 जो टेनेंट्स थे मांडा के, उनको ठग लिया गया, मांडा को ठग लिया गया, और 1000 करोड़ रुपए की का जो है घोटाला हो गया। 100 करोड़ रुपए व्यक्ति लेके चला गया, और वो प्रोसीड जो है बांटा गया। अब वो प्रोसीड ऑफ क्राइम, जरा इनको शांत करिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था। प्राची जी, 3 लोग मेरे विरुद्ध बोल रहे हैं, मैं किसी के विरुद्ध में टोका टोकी नहीं कर रहा हूँ। ये व्यग्रता बता रही वही भ्रष्ट लुटेरों को पीड़ा हो। गांधी लुटेरी, चाची 420 श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी 4। देखिए प्रेम शुक्ला जी, अब हम शब्दों की मर्यादा आपका कांग्रेस नेतृत्व किन पर है? फिर ये बहस चली जाएगी। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? क्या मैं हमारे आदि शब्द बोल रहा हूँ? हमारे आदि शब्द सचिन ने बोला, मैं हमारे आदि शब्द मैंने बोला ही नहीं। 420 की केस श्रीमती सोनिया गांधी पर है कि नहीं, मुझे बताइए। क्यों चीख रहे हो भाई, क्यों चीख रहे हो? आपका सियापा बता रहा है। आप जो है शब्दों की मर्यादा जिस तरह से देखिए, मौका कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग है, देख लीजिए। प्राची जी के शब्दों को देख लीजिए। आप मेरे शब्दों को क्या रीति कैसी भाषा बोल रहे हैं, देख लीजिए। पगला गए हैं, सटक गई इनकी आता, सटक ली अच्छी, सटक गई। आराम से शांत हो जाए, शांत हो जाए। इतना सटके भाई, वो तो समझ में आ रहा है कि कौन लोग हैं, कैसे हैं, क्या आपकी हरकतें हैं, क्या कामकाज है। कोकीन के साथ कौन पकड़ा जाता है, $2 लाख के साथ कौन पकड़ा जाता है। एक कंपनी को फिर तू तड़ाक कर रहा है। चुप,
तू तड़ाक की बात करता है, बदनाम करते हो, तमीज से बात कर। हमारे विचारों में तेरी सचिन चिपको नहीं बजाता हूं। सचिन सावंत जी जब तू आप तड़ाक की डिबेट बात में मत आए हैं कर। तो सर मर्यादाओं का ध्यान रख लीजिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे समय में डिबेट करना और दर्शकों तक कोई बात पहुंचाना। प्रेम शुक्ला जी अगर जवाब दे रहे हैं तो उनको जवाब देने दीजिए सर, इंटरवीन करेंगे तो कोई बात नहीं आएगी। मैं तो उनके बीच में कहीं से भी टोका टोकी नहीं कर रहा। इतनी व्यग्रता क्यों, इतना रक्तचाप क्यों बढ़ा हुआ है? सचिन सावंत जी आपका मौका आया, आपने बोला ना, आप बोलने दीजिए ना सर, फिर बोलेंगे कि ये मुझे बौखलाहट पता है गटर फिर वो संस्कृत सवाल से करेंगे उत्पन्न लोगों बौखलाहट से जो है क्यों? अच्छी भाषा की अपेक्षा हम नहीं करते हैं। अपनी भाषा का उचित प्रयोग करें, अपने संसार को मत दिखाएं। गटर संस्कृत से बेहतर होगा उत्पन्न सचिन लोगों से सावंत हम जी कि आप भी- अच्छी आप भाषा भी की सुधार अपेक्षा रहे नहीं हो, करते। आप भी। आपकी चलिए, संस्कृति ठीक है। पता है पर्सनल कैसे बहस तू नहीं तड़ाक, करते। मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला। प्रेम शुक्ला जी पर्सनल खबर बहस यारी नहीं दो। करते। सचिन सावंत जी मैंने 420 की सुन केस, लीजिए, सुन लीजिए। इंडियन पीनल कोड का 420 की केस में श्रीमती सोनिया गांधी जमानत पर है, यह सत्य है, तथ्य है। इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी पर 420 की केस कहना यह मेरा संवैधानिक अधिकार है। ये क्यों चीख रहे हैं भाई, जनता पार्टी का अध्यक्ष क्यों चिल्ला रहे हैं? फिरौती लेते क्यों? हुए पकड़ा गया था। 420 की केस 420 में पूछताछ कर ली, इसलिए अभी आप क्या बात कर रहे हैं? नागपुर का वेश्यालय पर हमला बोल दिया था वो कांग्रेस वालों ने, क्या बात कर रहे हो? आपकी क्या तंदूर कांड कांग्रेसियों का कुकर में क्या क्या गिनाऊं मैं? तंदूर कांड, फिर तू तड़ाक कर रहा है। इसको तमीज सिखाओ, इस बदतमीज को तमीज सिखाओ। प्रेम तू शुक्ला जी, तड़ाक सचिन मेरा सावंत तेरे जी, को प्रेम ये भाषा, ये जो करने से पैदा हुए लोग हैं शुक्ला जी प्लीज सर, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप मैं तू तड़ाक नहीं कर रहा हूं, मेरा नाम क्यों ले रही है आप? देश की ये तू तड़ाक कर रहा है। नेशनल टेलीविजन पर आकर अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इस तरह की फिर अपनी भाषा बातों को बारी बारी रखिए ना। संस्कृत से सचिन उत्पन्न सावंत भाषा है। जी, सचिन सावंत जी, मैं इतनी देर से सर यही कह रही हूँ कि उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी, आप काउंटर कर लीजिएगा। इंटरवीन करेंगे, एक दूसरे के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे नहीं हो पाएगी सर चर्चा, नहीं हो पाएगी चर्चा। अरे सर आप दोनों ही सबसे बड़ी पार्टी हैं इस देश की, कुछ तो लिहाज कर लीजिए। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात पूरी करिए और सब पर्सनल बहस में मत फंसिएगा। तू तड़ाक, प्रेम शुक्ला मैं जी। कौन सा पर्सनल बयान दे रहा हूँ? अच्छा। श्रीमती सोनिया गांधी प्रेम शुक्ला इंडियन जी, पीनल कोड के प्रेम शुक्ला जी, 420 के प्रेम मामले शुक्ला में जी, बेल पर है कि नहीं, ये प्रेम सत्य है शुक्ला कि नहीं? जी, मैं आ उनको जाते हैं टॉपिक 420 पर के केस का अभियुक्त कहने टॉपिक पर का वापस मेरा आ जाते अधिकार हैं। है। आइए संजय राउत पर बहस करते हैं। प्रेम मैं शुक्ला टॉपिक पर जी ही महाराष्ट्र हूँ। पर बहस करते हैं। आइए मैं टॉपिक पर ही हूँ, ईडी की टॉपिक पर हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस की अभियुक्त है, बेल पर है। राहुल गांधी 420 की केस में बेल पर है। श्रीमान संजय राउत को एक 420 की केस में आज कस्टडी ली गई है, तो मुझे उसमें क्या गलत मैं कह रहा हूँ? ये फिर क्यों चिल्ला रहे हैं? ये 420 के जो 420 करने वालों के जो चेले हैं, उनके चिचियाने से मैं सत्य बोलना तो बंद नहीं कर दूंगा प्रेम ना। शुक्ला जी, आप लेकिन चिचियाइए। देखिए बात कहने का एक तरीका होता है ना। आप दोनों ही अगर एक दूसरे नहीं सर ऐसे नहीं होगा ना। आप दोनों ही अगर एक दूसरे को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर देख लिया जनता ने, सुन लिया मेरे दर्शकों ने कि आपका स्टैंड क्या है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है। मैं हटती हूँ सर आप दोनों से। मैं शिवसेना मैं फारूकी जी आपको बीच में लाती हूँ क्योंकि सर आप दोनों फिलहाल बात नहीं करेंगे। फारूकी जी इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए। फारूकी जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मुझे इस बात का आप जवाब दीजिए कि अगर संजय राउत को पकड़ लिया गया, संजय राउत को कोई उन पर आरोप लगे हैं, कुछ ट्रांजैक्शन का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो आपत्ति क्यों है? आप कॉन्ट्रडिक्ट क्यों करते हैं? या तो लोकतंत्र पर भरोसा करिए या तो हो हल्ला करिए। देखिए, आपको बताना चाहूंगा प्राची जी कि जो भी अगर कसूरवार है या जो कसूरवार नहीं है उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए, और जो कसूरवार है उसके लिए अदालत बिल्कुल है वो उसका निर्णय लेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से संजय राउत जी ने अगर एक 7 तारीख तक का एक समय मांगा था कि हमें वक्त दीजिए आने के लिए, लेकिन कल उन्हें समय नहीं दिया गया और उन्हें ले जाकर उन्हें अरेस्ट कर दिया गया। तो चलो हम ये नहीं कहते चाहे सीबीआई की जांच हो चाहे ईडी की जांच हो, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि कानून के खिलाफ जाकर कोई ये करना चाहिए, बिल्कुल आप जाकर उसको अटेंड करिए। हम ये नहीं कह रहे आप उससे भागिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने एक समय मांगा उनको नहीं दिया गया, अब जो भी है आगे का आने वाला इस ग्राउंड पर फारूकी जी आप इस ग्राउंड पर ये नहीं कह सकते ना कि ईडी स्क्रिप्ट पर काम कर रही है केंद्र सरकार के, आप ये तो नहीं कह सकते ना। ईडी तो लगातार समन भेज रही थी,
जो पात्रा चौल घोटाला है वो तो सामने आया ना, गरीबों को घर बनाकर नहीं दे पाई ना सर सरकार। देखिए, हमने ऐसा नहीं कहा, मैं वही कह रहा हूँ आपको। कहा है इसलिए फारूकी साहब, मैंने फारूकी साहब आपके प्रवक्ताओं नहीं कहा है, आपके प्रवक्ताओं नहीं कहा है, और उद्धव ठाकरे जी का बयान उठा कर ले लीजिए, यही तो बातें कही गई हैं उसमें। कैसी देखिए, बात मैंने कर आपको रहे हैं? पहले ही कहा कि चाहे ईडी की जांच हो, चाहे सीबीआई की जांच हो, उसमें सहयोग करना चाहिए हर किसी का। ठीक है, आप मान रहे लेकिन हैं, जैसे आप मान रहे हैं कि ईडी जो महाराष्ट्र में अभी कर रही है, ईडी ने जो कदम उठाया है वो ठीक है, कानून के मुताबिक है, ये मान रहे हैं? देखिए, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों हो रहा है। पहला एक सवाल, ये मेरा भी एक सवाल आप सुन लीजिए कि सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों? क्या पूरे भ्रष्ट लोग सिर्फ महाराष्ट्र में? एक बात मैं कह रहा हूँ, बाकी सब जगह लोग अच्छे हैं। एक बात मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर ये जांच होनी है तो और भी जगह पर ये जांच क्यों नहीं? फारूकी जी देखिए, ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। आप कह रहे हैं आपको लोकतंत्र पर भरोसा है, प्रजातंत्र पर भरोसा है, आपको कानून पर भरोसा है, लेकिन मानेंगे भी नहीं कि ईडी जो कर रही है वो सही कर रही है। ऐसे तो नहीं होगा ना सर, दो बयान नहीं होंगे। महेश चौहान जी, महाविकास अघाड़ी सरकार थी, घर बनाने का वादा किया गया था, घर बने नहीं, शिकायत दर्ज हुई, जब जांच हुई तो खुलासे होते गए, परत दर परत चीजें सामने आई, संजय राउत का कनेक्शन आया। इसमें आपको कैसे राजनीतिक द्वेष नजर आ गया? देखिए प्राची जी, अभी मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं यही कह रहा हूं कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से काम करता है और उस पर ईडी एक्शन लेती है तो बिल्कुल जायज है। अभी आप दो तीन बातें मैं रखना चाहता हूँ। पहले ईडी के ट्रांसपेरेंसी के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो ईडी का कन्विक्शन रेट, आप अगर मीडिया की खबरों के अनुसार मैं यहाँ बताना चाहूंगा तो वो 0.5% है। 17 सालों में 5400 ईडी के केसेस हुए और वो ईडी के केसेस में से सिर्फ 23 केसेस में कन्विक्शन हुआ है। हमारा अभी भी ये मानना है, हम अदालत और न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखते हैं, हमारा पूरा विश्वास है। इसलिए ये अगर कन्विक्शन रेट की तरफ हम देखने जाए तो इसमें ईडी ने इतने सारे केसेस लिए, वो क्यों लिए? अगर उनके पास सबूत नहीं थे, वो सबूत वो अगर रख नहीं सकते हैं अदालत में और वो प्रूफ नहीं कर सकते, तो वो ये सबूत जब तक संजय राउत जी का जो अभी केस है, संजय राउत जी के ऊपर जो जांच चली है, वो जांच में जब तक कन्विक्शन नहीं होता तब तक कुछ स्टेटमेंट करना गलत होगा। ईडी ने भी सामने आके कुछ स्टेटमेंट खुद ने दिए नहीं है। हम लोग जो भी डिबेट्स करते हैं, हम लोग मीडिया में जो खबरें आते हैं उसके अनुसार सब डिबेट्स करते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के दौरान ये पत्राचाल का मामला हुआ, वैसे बात नहीं है। आप अगर जांच करके देखें तो 2010 से चला हुआ मैटर है। इनफैक्ट अभी महाराष्ट्र सरकार ने ये आगे चलाने के लिए कोशिश की थी, उतने में सरकार गिर गई। अभी ही डिक्लेरेशन हो गया था कि ये होगा, उसके बाद माड़ा ने अपने हाथ में सब काम लिए थे और बहुत अच्छी तरह से तेजी से ये काम चल रहा था। अभी जो अभी थोड़ी देर पहले यादव साहब ने कहा, मैं उनका मान रखता हूँ, सम्मान करता हूँ, वो ईडी के पूर्व अधिकारी रहे हुए हैं। हो गई बात, ठीक है, आ गई आपकी बात। महेश जी, आपकी बात आ गई। आप भी यही कह रहे हैं, आप भी फारूकी साहब की तरह यही कह रहे हैं कि आपको लोकतंत्र पर भरोसा है, आपको न्यायालय पर भरोसा है, देश के कानून पर भरोसा है, लेकिन ईडी अगर कार्रवाई करेगी तो फिर आपको लगेगा कि ये केंद्र सरकार की स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। मानसिंह यादव जी, नहीं, प्राची जी, मुझे एक बात आ गई, आपकी बात आ गई सर। मानसिंह यादव जी, ये जिस तरीके का इस वक्त माहौल बनाया जा रहा है और बार बार ईडी को बीच में लेकर आया जा रहा है, अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी ये कह रहे थे कि देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके बावजूद ईडी का इस्तेमाल बार बार कर दे रहे हैं। आप जरा समझाइए कैसे केसेस में ईडी का इस्तेमाल होना चाहिए और कैसे केसेस में नहीं होना चाहिए। मैं केवल 2 मिनट लूँगा, आई विल एक्सप्लेन। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ईडी कब एक्शन में आती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर 28 एक्ट शेड्यूल्ड हैं, जिसके अंदर लगभग 156 ऑफेंसेस शेड्यूल्ड हैं। अगर किसी आदमी के खिलाफ 156 सेक्शंस में एफआईआर हो रखी है, चार्जशीट हो रखी है या कोई प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल कर रखी है, तो उसके आधार पे और उस ऑफेंस के अंदर उस आदमी ने कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अक्वायर किए हैं तो इन्वेस्टिगेशन ईडी अपना इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसमें दरअसल मैं स्वतंत्र हूँ। आप कहीं अगर मुझे पता लगता है कि कोई एफआईआर दर्ज हो रखी है तो मैं उससे डिमांड कर सकता हूँ उस एजेंसी से कि मेरे को एफआईआर की कॉपी दी जाए और मैं अपना इन्वेस्टिगेशन उस पर चालू कर सकता हूँ। इन्वेस्टिगेशन करने से पहले मुझे केवल 2 बातों का ध्यान रखना है
एक तो शेड्यूल्ड ऑफेंस होना चाहिए, यानी 156 ऑफेंसेज में किसी आदमी ने कोई ऑफेंस किया है तो ये एफआईआर उस सेक्शन में दर्ज होनी चाहिए। और दूसरा है कि उसमें कोई मनी इन्वॉल्व है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। मैं प्रेडिकेट ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता ईडी, जैसे 420 120 में किसी के अगेंस्ट में एफआईआर हो रखी है तो 420 120 के ऑफेंस को मैं इन्वेस्टिगेट नहीं करूंगा। आप कह रहे हैं कि उसमें केवल मनी ट्रांसफर का, मनी लॉन्ड्रिंग का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसके बाद ही ईडी फिर शुरुआत करती है अपने छानबीन की और तमाम सबूतों को जुटाने के बाद किसी पर जाती है रेड डालने के लिए। प्रेम शुक्ला जी और सचिन सावंत जी, बड़ी हीट कॉन्वर्सेशन हो गई थी उस वक्त, आप दोनों के रिएक्शन नहीं आ पाए थे। प्रेम शुक्ला जी, ये जो आपके तीनों विपक्षी दलों के सहयोगी बैठे हैं, इनका एक सुर में ये कहना है कि हमें लोकतंत्र पर, प्रजातंत्र पर भरोसा है, लेकिन फिर भी ईडी जो है वो केंद्र सरकार के स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। आप बताते हैं वहां जाइए, वो चले जाते हैं और आप दबा देते हैं, जेल में ठूंस देते हैं विरोधियों को। देखिए, मैं किसी के बीच में बोला नहीं और लगातार मेरे बीच में हस्तक्षेप किया गया, अभद्रतापूर्ण बातें की गई और जिस तरह की सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया गया उन बेहद निंदनीय भाषा है। इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी के बीच में अनायास घुसकर नहीं करना चाहिए। मुद्दे की बात है, अभी आदरणीय मान सिंह यादव जी ने बताया कि किस तरह से ईडी की फंक्शनिंग होती है। ईडी की फंक्शनिंग में अगर ईडी जो है उसको रिपोर्ट, आज ईडी किसी पर केस दर्ज करती है तो कस्टडी लेने के लिए भी उसको कोर्ट में जाना पड़ता है, चार्जशीट भी वो कोर्ट पे फाइल करती है, मुकदमा भी उसको कोर्ट में लड़ना है। पीएमएलए कोर्ट स्पेशली उसके लिए बने हैं। अगर किसी पर गलत तरीके से मामला दर्ज होगा तो क्या उसका कस्टडी उसकी देगा पीएमएलए कोर्ट? नहीं देगा। अगर किसी पर गलत मामला दर्ज किया गया है तो क्या वो बिना तथ्यों के वो किसी प्रकार की चार्जशीट फाइल कर पाएगा? नहीं फाइल कर पाएगा। तो ये वो जो ईडी का अधिकारी है उसको क्या अपना करियर उसको प्यारा नहीं है? क्या उसको अपनी जवाबदेही नहीं है? क्या वो किसी के लिए जवाबदेह नहीं है? वो सरकार के प्रति जवाबदेह होने के साथ साथ कोर्ट के प्रति भी उसकी जवाबदेही है। और अगर किसी पर वो फर्जी मामला बनाएगा तो उस फर्जी मामले के सारे जो दाग है वो उसके अपने ऊपर आएंगे, इसलिए किसी पर फर्जी मामला नहीं बना सकता। एक बात बार बार की जा रही है कि ईडी का जो कन्विक्शन रेट ईडी पीएमएलए का एक्ट आया कब? 2005 में आया। इस पर मामले कब लेने शुरू हुए? 2007-8 के बाद शुरू हुए। सबसे अधिक मामले कब दर्ज हुए हैं? 2014 के बाद दर्ज हुए हैं। भारत में कन्विक्शन के लिए ट्रायल कोर्ट का एवरेज पीरियड क्या है? किसी में ट्रायल कंप्लीट होने का 7 वर्ष है। उसके बाद हाई कोर्ट 5 साल और लगभग 5 साल जो है सुप्रीम कोर्ट का समय जाता है। आप मुझे कृपा करके बताइए, जो अपराध पहले से 302 के मामले हैं, 302 के मामले में किसी स्टेट पुलिस को उठा लीजिए, कन्विक्शन रेट क्या है? कहीं 12%, कहीं 13%, कहीं 14%, कहीं 8%। आतंकवाद में जम्मू एवं कश्मीर में 1990 के दशक में कन्विक्शन रेट था 0.5%। इसका मतलब यह था कि जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद था ही नहीं। पुलिस जबरदस्ती लोगों को मार दे रही थी, सुरक्षा बल जबरदस्ती लोगों को मार दे रहे थे। फारूकी जी, आपके सवालों का जवाब शायद प्रेम शुक्ला जी ने दे दिया होगा। बहुत सारी चीजें जो है, आप जो सवाल उठा रहे थे उसके लिए बहुत सारे फैक्ट लगते हैं और ईडी का कन्विक्शन रेट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है फारूकी जी, आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। प्रेम शुक्ला जी ने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है ये गलत है, लेकिन फिर भी आपको लोकतंत्र पर भरोसा है। वो ये कह रहे हैं कि भाई कार्रवाई तो होगी, कोर्ट के अंडर होती है। प्राची जी, मैंने ये नहीं कहा कि कार्रवाई गलत है। कार्रवाई अगर किसी एक डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें कार्रवाई करना चाहिए, उनके पास में अगर ठोस सबूत है, सारी चीजें हैं, तो मैंने आपसे पहले भी कहा, चाहे सीबीआई चाहे ईडी हो, कार्रवाई होती है। तो इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई सर? इसमें सरकार कहाँ से आ गई? इसमें केंद्र सरकार कहाँ से आ गई? ईडी जब आप अपना काम कर रही है तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या थी? फिर इस हो हल्ले की जरूरत क्या थी? फिर तो आपको शांति से विश्वास कर लेना चाहिए ना कि ईडी ने अगर कस्टडी में लिया है संजय राउत को तो हम सच्चे, हम तो आ जाएंगे बाहर छूट के। देखिए, अभी भी समय है, अभी भी उन पर पूरी तरीके से उन पे जो है उस पे कार्रवाई अभी चल रही है और अभी भी पूरी तरीके से चीजें सामने नहीं आई है। हमें और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी कल की ही बात है, हमें और इंतजार करके जो चीजें सामने आएगी उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा कि कैसा क्या है, तब हमारे सामने क्लियर पिक्चर आएगी। और जैसे भी उद्धव जी जो है वो हमारे पार्टी के प्रमुख है, वो अपने नेता के लिए बिल्कुल अगर 2 शब्द रखते हैं तो उसमें उनका अधिकार है वो रखना। और इसमें अगर टिप्पणी करेंगे कि ये गलत है, नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही ना कि अगर ऊपर से कोई मैसेज आ रहा है तो नीचे आपके कार्यकर्ताओं, आपके नेताओं में फिर कन्वे नहीं हो रहा है। 2 चीजें तो नहीं हो सकती। या तो आप विरोध कर लीजिए, या तो आप कह दीजिए कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, संजय राउत को फंसाया जा रहा है, या तो आप कह लीजिए कि आपको ईडी पर भरोसा है। 2 चीजें तो बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। सचिन सावंत जी, ये 2 चीजें क्यों हो रही हैं?
भाई दो, या तो आप लोकतंत्र पर भरोसा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर हमें भरोसा है, या तो आप ये बात कहिए, या आप ये बात कहिए कि ईडी केंद्र सरकार की स्क्रिप्ट पर काम करती है और ये जो उसने किया है महाराष्ट्र में बिल्कुल गलत है। देखिए, हम तो ये निश्चित तौर पर हमारी राय तो यही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है वो पूरी तरह से राजनीति से परे नहीं है, और इसीलिए ये जो सत्तांतर जो हुआ, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को गिराने की कोशिश जो की गई और जिसमें वो कामयाब हुई, उसका कारण ही ईडी का एक प्रेशर था। और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि शिवसेना के बहुत सारे सांसद हैं जो बाकायदा बता रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, कुछ विधायक है जिनके ऊपर जिनके 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है ईडी ने, लेकिन अब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और ये 2014 से लगातार हम ये चित्र देख रहे हैं पूरे देश भर में कि जो भारतीय जनता पार्टी में जाता है वो सबसे धुल जाता है, वॉशिंग मशीन लग जाती है और वो पूरी तरह से साफ सुथरा होकर निकल के बाहर आ जाता है। लेकिन जब विपक्ष में रहता है तो उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होती है, उन्हीं के ऊपर उनको नोटिस दी जाती है। तो ये हम देख रहे हैं। अभी भी शिंदे सरकार जो है, शिंदे फडणवीस सरकार, जिसमें बहुत सारे विधायक शिंदे गुट में जो शामिल हुए हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आरोप कर रहे थे, किरीट सोमैया से लेकर बहुत सारे भाजपा के नेता। उनके तो प्रॉपर्टी के बारे में भी बता रहे थे, भ्रष्टाचार के बारे में बता रहे थे। अब उनका समर्थन लेते उनको शर्म नहीं आई क्या? तो ये पूरी तरह से जो चित्र है, मुझे एक बात समझाइए, क्योंकि आप भी राजनीति में हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, मुझे एक बात समझाइए। बार बार एक चीज उठाई जाती है कि ईडी, सीबीआई या केंद्रीय जांच एजेंसियों का डर दिखाकर नेताओं को अपने पाले में लाया जाता है। क्या इतने वीक होते हैं विधायक, क्या इतने वीक होते हैं सांसद कि अगर वो सच्चे भी हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, वो डर जाएंगे ईडी से और वो चले जाएंगे बीजेपी के पास? इतने कमजोर हैं। देखिए, ये तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में गए हुए विधायक खुद बता रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री अभी जो महाराष्ट्र के हैं वो भी कह रहे हैं कि जो ईडी के डर से आना चाहते हैं वो न आए। तो ये जो अपील कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ईडी के डर से कुछ विधायक आना चाहते हैं? निश्चित तौर पर कुछ तो लोगों ने तो ऐसा कहा है कि संकट में अपने आप को सेव करना ये तो प्राथमिकता होती है। सचिन सावंत जी, पूरा प्रोसीजर समझाया है, पूरा प्रोसीजर समझाया मान सिंह यादव जी ने कि ईडी यूं ही नहीं चली जाती है कार्रवाई करने के लिए। प्राची जी, पहले तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ईडी का जो पीएमएलए एक्ट है ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। बेल देने के लिए कोर्ट भी विवश होता है, क्योंकि उनको कहना पड़ता है कि आपको अपना इनोसेंस खुद प्रूव करना है वहां, तो प्रोसिक्यूशन को प्रूव नहीं करना है। तो ये बाकी के कानून से ये अलग है और इसी के लिए हर एक चीज में ईडी को लाया जा रहा है। जहां मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है वहां भी लाया जा रहा है। ये तो वस्तुस्थिति है। और यानी आपको यानी सीधी बात यह है कि आपको विश्वास नहीं है, ईडी पर विश्वास नहीं है, देश के कानून पर भरोसा नहीं है, आप ये कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, सचिन सावंत जी बड़ा साफ कह रहे हैं कि ईडी का डर आप दिखाते हैं, ईडी का खौफ आप दिखाते हैं, आप ब्लैकमेल करते हैं नेताओं को ताकि वो टूट जाए, उनकी पार्टी टूट जाए या फिर वो आप में आके शामिल हो जाए। इतनी बढ़िया आपकी स्ट्रेटेजी रहती है। ये पहली बात तो पीएमएलए एक्ट मैंने पहले भी कहा कि 2005 में यूपीए के कार्यकाल में बना। दूसरी बात जो बार बार करें, दरअसल इनका अपना अनुभव है। 2008 में श्रीमान अमर सिंह ने तहलका मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमने परमाणु समझौते पर जो समर्थन दिया समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को, वो किसी एपीजे कलाम से पूछने की बजाय हमने सीबीआई के डर से दिया था। ये अमर सिंह का बाकायदा बयान तहलका मैगजीन ने छापा था। तो इन्होंने ये सारी हरकतें की है तो हर किसी को लगता है किसी तरह सब करते होंगे। प्रवर्तन निदेशालय की जो कार्रवाइयां जिसके खिलाफ चल रही है, जिसके पास सबूत मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर इनको लगता है कि किसी को छोड़ दिया जा रहा है और वो प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का पात्र है, तो अदालतें खुली है ना। 2G स्कैम में आपको पता है कांग्रेस सरकार ने जांच के आदेश नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जीएस सिंघवी ने आदेश दिए, तब 2G स्कैम की जांच हुई। कोल स्कैम की जांच कब हुई? ये कोर्ट ने आदेश दिया। यहाँ तक कि नेशनल हेराल्ड का जो 5,000 करोड़ की लूट गांधी परिवार ने की, उसकी जांच का आदेश जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया। ये हाई कोर्ट में रिलीफ मांगने गए, वहां से रिलीफ नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट में गए क्वेश्चन के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, यू हैव टू फेस दी कॉन्सिक्वेंसेस, तो इनको जो है वो फेस करना पड़ रहा है। तो कोर्ट में बाकायदा अगर इनको लगता है कि कोई ऐसा नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया और उसको ईडी से रिलीफ मिल गई और इनके पास, मेरे पास चूंकि प्रेम शुक्ला जी वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन आपने एक पॉइंट उठाया तो इसका जवाब जाते जाते सचिन सावंत जी आप दे जाइए कि कोर्ट के दरवाजे तो इस देश में खुले हुए हैं ना। आपके पास कोई प्रूफ है कि बीजेपी का नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो आप जाते क्यों नहीं है, उजागर क्यों नहीं करते?
देखिए मैंने तो इतना ही कहा जब उसका जवाब नहीं मिला कि जो अभी ये पत्राचाल के आरोपी हैं उनसे 28 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने डोनेशन लिया है बाकायदा। श्रीमती सोनिया गांधी तो 28 उसको बाकायदा करोड़ विमान से चल रही थी, एसडीआईएल का विमान श्रीमती सोनिया गांधी प्रयोग कर रही थी। कांग्रेस का मुंबई का मुख्यालय एसडीआईएल के पैसे से बना, पता ना आपको? अब सुनिए एसडीआई तथ्य प्रेम शुक्ला जी अभी सुनिए जरा, सुनिए आपके बारे में कांग्रेस का मुख्यालय राजीव गांधी भवन बना है। राजीव गांधी भवन कांग्रेस का मुंबई स्थित मुख्यालय आजाद मैदान में एसडीआईएल के पैसे से बना है। आपका कार्यालय बन चुका, ये भी 2 साल में बना है। एसडीआईएल के पैसे से बना, वही बता रहा हूँ जिस एसडीआईएल के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो किसके पैसे से बना है? अभी मैं उतने नहीं, मुझे वापस फिर से बोलना चालू कर दूंगा, आप चुप बैठिए। राजीव गांधी भवन आजाद मैदान में किसके पैसे से बना है? प्रेम शुक्ला जी एक मिनट सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए एक मिनट, जाते जाते मेरे सवाल का जवाब मिल जाए शायद सर। लेकिन मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है कि किसने क्या घोटाला किया। मेरा सवाल आप सुन लीजिए पहले, ये है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है, ये जो आप पर्टिकुलर केस बता रहे हैं कि डोनेशन लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो आप क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में? चले जाइए ना, आपके पास तो बाकायदा सबूत है। हमारा काम है, पॉलिटिकली हम उसको उजागर कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे जवाबदेही मांगती रहती है, हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है। एक सिंपल सा जवाब है कि आपने यस बैंक के घोटाले वाले जो लोग हैं या दाऊद गैंग से जो जुड़े हुए सचिन सावंत जी, पॉलिटिकली उठाना एजेंडा नहीं हो सकता ना। आप पॉलिटिकली उठाकर एक केंद्रीय एजेंसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं ना सर, फिर ये बात गलत हो जाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है, क्या वाकई में ईडी इस घोटाले का जांच कर रही है, या फिर जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईडी का इस्तेमाल अपने मनमानी तरीके से केंद्र सरकार कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।